जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज से बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों इस बैच का नाम रहेगा मिशन वर्दी बैच। साथियों इस बैच में आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, साथ में जो क्लास होगा उसका डेली आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा आंसर के साथ में, और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होगा वो भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा इस बैच में। और साथ में 2010 से लेकर 2024 तक इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, यानी कि 2010 से लेकर 2024 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इस बैच में। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डेली लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास है ये दोनों आपको यूट्यूब पर मिलेगा बिल्कुल फ्री में। बाकी आपको पीडीएफ आंसर के साथ में प्लस जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर, ये सभी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। तो चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलेगा, तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सभी को नीचे लाइव चैट में देना है। और ये आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है जिसको हम प्रीमियर में लगा दिए हैं, कल से आपको पूरा लाइव मिलेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? मालदीव और ईरान। याद रखिएगा, मालदीव और ईरान देश की संसद का नाम क्या है? मजलिस, ध्यान रखिएगा। अच्छा स्पेन की बात करें तो स्पेन देश के संसद का नाम क्या है? कार्टिस, कार्टिस। इस बार जो 2024 यानी कि इस बार जो 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था जापान देश की संसद का नाम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्पेन देश की संसद का नाम क्या है? कार्टिस है। और यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। जो हम बता रहे हैं आप लोग इसे साथ में नोट भी करते चलिए। ठीक है, क्या है बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। ठीक, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नेपाल देश की संसद का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों कोर्स परचेज करते वक्त अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग, 96 31 88 70 58। ठीक है, लास्ट में है 58। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना है, जो भी परेशानी हो इस पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो वाइट पेपर की बात करें तो भारत का ये सरकारी दस्तावेज तो है, लेकिन साथ में ब्रिटेन देश का भी है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल शुरुआत से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, क्लास का टाइमिंग रहेगा रात 8 बजे से। तो मुखबरात की बात करें तो ये किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिस्र है, ध्यान रखिएगा। 20 रुपया का जो नया नोट है इसके पीछे किसकी आकृति को दर्शाया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, और अगर आप लोग चाहें तो साथ में कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए। तो 20 रुपया का जो नया नोट है इसके पीछे एलोरा की गुफा की आकृति है। किसकी है? एलोरा की गुफा। मंगलयान की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 2000 रुपया का जो नया नोट है। और 500 रुपया की बात करें तो 500 रुपया पर है लाल किला, 200 रुपया पर है सांची का स्तूप, 100 रुपया पर है रानी की बाव, 50 रुपया पर है हम्पी का रथ,
और 20 रुपया पर है एलोरा की गुफा और 10 रुपया पर है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1981। आई लव एनिमल्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये देखिए, आई लव एनिमल्स एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका समान रूल क्या है? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एनिमल्स। ठीक है। अब हमको टेंस पहचानना होगा, ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर देखिए लव दिया है V1 में, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें इज MR लगता है। तो एनिमल्स के साथ क्या लगेगा? तो आप कहेंगे इसमें R लगेगा, क्योंकि एनिमल नहीं है, यहाँ पर एनिमल्स है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एनिमल्स R, और लव आपका हो जाएगा V3 लव्ड, उसके बाद बाय आई का हो जाता है मी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। ठीक है। आपके एग्जाम में वॉइस से संबंधित इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डू यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। तो देखिए इसके लिए एक सिंपली रूल है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी अप्लाई का प्रयोग होता है उसके साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका? फॉर का। तो यहाँ पर अप्लाई है तो क्या हो जाएगा? फॉर दी पोस्ट, यानी कि डिड यू अप्लाई फॉर दी पोस्ट। तो आपको ध्यान रखना है अप्लाई के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन को रखना चाहिए? फॉर प्रीपोजिशन को। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मुझे जाना पड़ा, इसका आपको बताना है ट्रांसलेशन। तो सिंपल सा है, इसका हो जाएगा आई हैड टू गो। फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, फलों को जल्दी पकाने के लिए आप किसे चुनेंगे? तो इसका आंसर है एथिलीन को। ठीक है। फलों को जल्दी पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। दिए गए शब्द का समास बताइए। कनकलता का आपको समास बताना है। आपके एग्जाम में समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, सर्वनाम, संज्ञा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कनकलता की बात करें तो इसका यहाँ पर समास क्या हो जाएगा? चलिए, तो कनकलता का अगर हम समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा कनक सी लता, यानी कि इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है। कर्मधारय समास हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। मीन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मीन का मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली, यानी कि मत्स्य। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है। साथ में क्वेश्चन को याद भी करते चले। जैसे मीन की बात करें तो ये आपका मछली हो गया, तो ये मत्स्य से संबंधित है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए 12 के लिए बताइए। वैसे भी हिंदी व्याकरण से आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। ठीक है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो आँखों के सामने ना हो। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और आप लोग 50 में से आज कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है ये क्या कहलाता है? आंसर है, बताइए फटाफट से। तो सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्या कहलाता है? यहाँ पे लिख देते हैं क्रोड। तो ऑप्शन में तो क्रोड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से
कोई नहीं, ठीक है। और सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसको बोलता है उसे बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर, ठीक है। और सूर्य का जो बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है। कोरोना क्या है? तो सूर्य का बाह्यतम भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, वो होता है आपका कोरोना। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है मीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में या फिर एंगस्ट्रम में। तो साथियों माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की जो कोटि होती है वो मिलीमीटर में होती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने माइक्रो तरंग का पता लगाया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 10th का क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। MKS पद्धति में छोटी जी का मान क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बड़ी जी का मान पूछे तो इससे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बड़ी जी का मान है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? आप सभी जानते हैं श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल का होता है, जिसके कारण इसका विचलन कम होता है, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल से चलता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? चलिए, और साथियों जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट से। बी वाला ऑप्शन पृष्ठ तनाव, बिल्कुल सही है, पृष्ठ तनाव। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था? राणा कुंभा ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अकबरनामा किसने लिखा था? और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ताकि एक भी दिन आपसे क्लास मिस ना हो। तो अकबरनामा किसने लिखा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एग्जाम में। तो अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। अबुल फजल कौन था? तो ये अकबर का दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में ही बम्बई में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है, आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? तो A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। और जिस समय स्थापना हुआ था यानी किसके समय में यह स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में।
किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बताइए। और साथियों आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक है सब चीज़ आपका ठीक हो जाएगा, बस आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए, ठीक है। तो किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर से रिपीट कर देते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था किस महीने में? तो अगस्त माह में। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? आंसर हो जाएगा भगवत गीता। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भगवत गीता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रामायण के लेखक कौन है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा रामायण के लेखक आपका हो जाएगा वाल्मीकि। और रामचरितमानस का लेखक पूछे गोस्वामी तुलसीदास। महाभारत का लेखक पूछे तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा वेद व्यास। सभी को ध्यान रखिएगा। अगर पूछे वेद कितने हैं तो टोटल 4 वेद है। वेदांग कितने हैं? टोटल 6 वेदांग है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। सभी को आप लोग वीडियो को रोककर लिख लीजिए। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108, ठीक है। और सभी पुराणों में भागवत पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था। चलिए 24 के लिए बताइए। तो नील दर्पण की बात करें तो दीन बंधु मित्र, क्या हो जाएगा? दीन बंधु मित्र। यहाँ पर मित्र होगा, सही कर लीजिए। तो दीन बंधु मित्र ने इस नाटक की रचना की है, नील दर्पण। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? इसका आंसर है बंगाल का नील विद्रोह। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1857 का विद्रोह की बात करें, ये स्टार्ट कब हुआ था? डेट पूछा जाता है तो 10 मई से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ध्यान रखिएगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब ने। अब देखिए शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जैसे कि कानपुर से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, ठीक है, बिहार से किसने किया था, अवध से किसने किया था। ये आपको एक जगह मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स में, और ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक जगह सभी को एक जगह एकत्रित करके वहाँ पर डाल देते ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां किसकी थी? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका हो जाएगा बाबर की। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, तुजु के बाबरी बाबर का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुजु के बाबरी जो है ये किस भाषा में था, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो याद रखिएगा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में था। ठीक है। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। फिर से रिपीट कर देते हैं, तुजु के बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है और ये था तुर्की भाषा में। बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया और नाम रखा गया बाबर नामा। ठीक है। अच्छा, गुलबदन बेगम की बात करें तो इसने हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है। फिरदौसी की बात करें, इसने शाहनामा पुस्तक लिखा है। ठीक है। विषुवत रेखा है, चलिए बताइए विषुवत रेखा क्या है, यानी इक्वेटर क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? आंसर है डी ऑप्शन, आइसोहाइड्स। आइसोहाइड्स कौन सी रेखा है, तो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली ये रेखाएं हैं। आइसोबार की बात करें तो ये आपका हो जाएगा समदाब। आइसोबार का हिंदी होता है समदाब, तो ये वायु दाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा है आइसोबार। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 3 बीघा कॉरिडोर की बात करें, ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के साथ ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या है? तो जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री ऊपर में जो रेखा है यही है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। बीच में आपका ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री क्या है, ये मकर रेखा है नीचे वाला। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि भारत में ये जो कर्क रेखा है इसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है, तो अधिक ताप और अधिक वर्षा भारत में होती। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ पर है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस मानसून के कारण होती है? चलिए तो 32 के लिए आंसर हो जाएगा मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? तो नेशनल हाईवे 7 की बात करें तो वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है, तो यहाँ पर आपका कोयम्बटूर नहीं है। अच्छा, कोयम्बटूर की बात करें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे कानपुर को बोला जाता है, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। लघु हिमालय में स्थित दर्रा का नाम क्या है? आंसर है शिवकिला दर्रा। ठीक है। लघु हिमालय में स्थित दर्रा का नाम क्या है? शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तुजु दर्रा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो तुजु दर्रा आपको मिल जाएगा मणिपुर में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लिपुलेख दर्रा पूछा जाता है उत्तराखंड में। बुर्जिल दर्रा पूछे जम्मू कश्मीर में। और जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रा है ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। कहाँ पर? आपको एप्लीकेशन पर। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पर?
नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा। आप लोग नोट करते चलिए, कल हम पूछेंगे। दोदा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? आंसर है यूनानी विद्वानों के द्वारा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अब यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आप लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका भारत का नीचे साइड का मैप है। तट रेखा का मतलब क्या होता है? जो समुद्र से लगा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे भारत का जो नीचे साइड है वो समुद्र से लगा है, लेकिन ऊपर वाला साइड जो है जम्मू कश्मीर, बिहार वाला जो साइड है, ये सब झारखंड वाला, उत्तर प्रदेश वाला, ये सभी यहाँ पर समुद्र नहीं है। तो भारत का जो नीचे साइड है समुद्र है, और समुद्र के किनारे जो है भारत के ऐसे टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 7516 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये तो आपका 6100 किलोमीटर है ये वाला, प्लस आपका अंडमान निकोबार भी है भारत का हिस्सा, लक्षद्वीप भी है जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो वो भी तट रेखा वाला हो जाएगा। तो ये आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सभी को मिला दें तो ये आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बताइए, तब आपको आंसर करना है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि पूछे तब, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। कॉपी में लिखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार पूछे तो ये है 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण 3214। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, इसमें कितने जज होते हैं क्वेश्चन बनता है। तो साथियों इसमें 33 जज होते हैं और एक मुख्य जज होते हैं, यानी कि इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और इसी सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, एक होता है आपका उच्च न्यायालय, ये अलग है। उच्च न्यायालय भारत में 25 है, जैसे बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना में है। उसी प्रकार अलग अलग राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, जो कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज कौन है? तो DY चंद्रचूड़। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल होता है? आंसर है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। पहला वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, और साथियों इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्यमेव जयते को लिया गया कहाँ से बताइए? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल 108 उपनिषद है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।